स्वागत है साथियों, एक बहुत ही प्यारे और सुनहरे सफ़र पे हम हैं। आपका स्वागत, अभिनंदन। एक नए एपिसोड, एक नई कहानी में, एक नई रूपरेखा के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ कर रहा हूं साथियों। फिलहाल अगर कुछ बनना है तो बहुत कुछ करना होगा, और ज़िंदगी से अगर जीतना है साथियों तो पढ़ना होगा। फिलहाल एक नया एपिसोड है और एक नई संरचना आपके सामने आएगी। बहुत कुछ चरित्र बदल जाएंगे, बहुत कुछ अलग हो जाएगा। फिलहाल ये अलग राजवंश है तो यहाँ के कैरेक्टर भी अलग अलग होंगे, यहाँ की संरचना अलग होगी, यहाँ की रूपरेखा अलग होगी, यहाँ के लोग थोड़े से अपने आप में अलग होंगे। इतिहास एक वह झरोका है जो अनसुलझी कहानियों को हमारे सामने प्रेषित करता है साथियों। फिलहाल हम इसी झरोखे को, इसी बेहतरीन से मंच के माध्यम से आप तक कुछ पॉइंटें पहुँचाना चाहते हैं। और ये मान के चलें, अगर हम इस वंश का एपिसोड 1 बेहतर ढंग से समझ पाएंगे, जो कि एक बहुत ही छोटा सा कंटेंट होने वाला है फिलहाल, लेकिन यहाँ से आपकी जानकारी बहुत बड़ी होगी, दमखम रखेगी और आपकी तैयारी बेहतर होगी साथियों। तो फिलहाल अपने एग्जामिनर महोदय के हर बारीकी को समझ पाएँ, अपने एग्जामिनर महोदय के पूछे जाने वाले तमाम प्रकार के प्रश्नों का जवाब हम बेहतर ढंग से दे पाएँ, इस वजह से एक नई ऊर्जा के साथ जुड़िए साथियों। तो आइए, स्वागत है आपका एपिसोड 1 में। गुर्जर प्रतिहार राजवंश, एक ऐसा वंश जो चालुक्य हुआ करते थे, यानी चालुक्यों के ये सीमांत हुआ करते थे। चालुक्य वंश का नाम आपने सुना होगा, तो चालुक्यों के ये क्या हुआ करते थे? सीमांत। जहाँ के पुलकेशिन द्वितीय नाम एक बहुत बड़े राजा का नाम आपने सुना, जिसने हर्षवर्धन को पराजित किया, वो चालुक्य वंश का ही था। चालुक्यों के ये सीमांत हुआ करते थे। सीमांत का मतलब होना कि चालुक्य का एक बहुत बड़ा राजा होगा, और वो राजा अपने अंडर में, यानी अपनी रूपरेखा में, अपनी दिशा निर्देश में अलग अलग प्रांतों में अलग अलग लोगों को नियुक्त करेगा और कहेगा कि यहाँ की जिम्मेदारी, यहाँ की कर व्यवस्था, यहाँ की शासन प्रणाली आपके हाथों में है। फिलहाल हमारी दिशा निर्देश बहुत ही जरूरी होगी। हम जैसा बोलेंगे आपको कुछ ठीक उसी प्रकार से अपने कार्यदायित्व का निर्वहन करना होगा। तो चलिए, कोई बात नहीं, इतिहास गवाह है ऐसे प्रमाणों का, इतिहास साक्षी है ऐसी बातों का। तो इन तमाम बातों के पहलू में, इन तमाम बातों की चादर ओढ़े हुए जो हमारे सपने पीछे छूटे हैं, उन सपनों को थोड़ा सा खोलेंगे, थोड़ा सा ओपन करेंगे, और जिसके माध्यम से आप इन जानकारियों को बेहतर ढंग से अपने मस्तिष्क में दे पाएंगे। फिलहाल हमने अभी आपसे कहा कि गुर्जर प्रतिहार सीमांत थे, कोई राजा नहीं थे। सीमांत का मतलब जिनके सीमाओं का अंत था। ये चालुक्यों के सीमांत हुआ करते थे, चालुक्यों के सीमांत हुआ करते थे। जाहिर सी बात है, कोई जन्म से राजा नहीं होता, तो उसके कर्म उसे महान बनाते हैं, और हम कोई जन्म से कुछ लेकर के आए नहीं हैं। फिलहाल हमारी रूपरेखा, हमारे कार्य क्षेत्र ही हमें इस दुनिया में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, या तमाम चीज़ों से हम लड़ सकते हैं। तो फिलहाल इनके भी साथ कुछ ऐसा ही हुआ। चालुक्यों के सीमांत थे ये। सीमांत का मतलब छुटमुटिया राजा कह सकते हैं ये थे। फिलहाल अंदर थी लालसा, थी विश्वास था कि हम भी राजा बनेंगे, तो मौका पा करके राजा बने हैं, और उस मौका का फायदा उठा करके, तमाम चीज़ों को देख करके जब हर्षवर्धन विघटित होता है, यानी हर्षवर्धन के जाने के बाद हमारे भारत का इतिहास कई टुकड़ों में टूट जाता है। हमारे भारतीय इतिहास में, हमारे भारत में कई जगहों पर अलग अलग राजवंशों का अपने आप उदय हो जाता है। अपने आप का मतलब ये हुआ कि क्योंकि सीमांत थे, और सीमांत जो थे अपने आप को राजा घोषित करने से बाज नहीं आएंगे, क्योंकि अब हर कोई राजा बनना चाहता है, और मौका मिला है तो मौका का फायदा उठाना चाहता है। फिलहाल अब यहाँ हुआ क्या, चालुक्यों के सीमांत होने के बाद धीरे धीरे इनकी शासन प्रणाली व्यवस्था बदलती है, और थोड़ा सा ये अपने आप में दमखम रखते और एक अपने आप को स्वतंत्र राजा घोषित करते हैं। और ये आसपास का एरिया समझना, हमारे भारत का लोकेशन समझना, ये हम गुजरात चले आए, राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों को ले लें, तो वहाँ इस वंश का उदय हुआ साथियों। पुनः सुनिएगा, गुजरात, गा से गुर्जर है तो गुजरात शामिल है, याद रहेगा। राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ एरिए में इस वंश का उदय होता है। मान के चलें लगभग मध्य प्रदेश, राजस्थान और फिर आपका गुजरात, इस एरिया में, इस क्षेत्र में इस वंश का उदय होता है, प्रादुर्भाव होता है। अब आगे समझेंगे हम। अगर इस कहानी को बहुत ही अच्छे ढंग से समझना चाहते हैं साथियों, तो हमें थोड़ी सी एक व्यक्तित्व का नाम लेना पड़ेगा, चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई का नाम आपने सुना होगा साथियों। इन्होंने क्या लिखा है? पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो इनकी क्या है साथियों? रचना है। इस कैरेक्टर को इसलिए जोड़ रहा हूं क्योंकि वहां से
इसका पन्ना थोड़ा सा खुलेगा और आपके सामने स्रोत आएंगे, आपको माध्यम मिल पाएगा कि वाकई में सर झूठ तो नहीं बोल रहे हैं या इतिहासकार कुछ उल्टा सीधी बात तो नहीं बता के चले गए, इस पर विश्वास होगा हमारा। तो चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखा और इस पृथ्वीराज रासो में इन्होंने कहा कि क्या कहा साथियों, माउंट आबू पर, माउंट आबू का नाम सुना होगा, माउंट आबू पर अतीत काल में एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया गया था जिसमें वशिष्ठ भी शामिल थे। समझना कितनी प्यारी सी गाथा है साथियों, दिल को छू जाएगी। एक माउंट आबू पर एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया जाता है जिसमें स्वयं वशिष्ठ ऋषि भी शामिल थे। एक बात समझना, किसी भी यज्ञ का भारत में आयोजन करना और आयोजन करने का कार्य आज तक करना, इसका मतलब केवल था किसी दूषित चीज़ों से छुटकारा पाना। आज हम यज्ञ का आयोजन कराते हैं तो तमाम प्रकार की विधि विधानों का बेहतर ढंग से पालन करते हैं और हमें लगता है कि हम ऐसा करके अपने दिल को थोड़ा सा सुकून दे रहे होते हैं। होता है, फिलहाल आपको पता है सुकून मिलता है। और उस समय की बात है कि जब भारत पर बाहरी आक्रमणकारी बहुतायत मात्रा में आ रहे थे। भारत अपने आप में आज भी है और तब तो कुछ और भी था। कहने का मतलब, भारत को आपने सोने के चिड़िया कहता हुआ सुना होगा। भारत अकूत धन संपदा का मालिक था, भारत के पास वैभव था, भारत बहुत ही सुंदर था। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, भारत वाकई में सारे जहां में यानी पूरे संसार में सबसे सुंदर था। और इस पर बाहरी आक्रमणकारियों का नजर था। सुंदर चीज़ों पर कौन नहीं नज़र बनाएगा, तो नज़र था। इस नज़र को नज़र ना लग जाए, इस नज़र को नज़र ना लग जाए किसी की, इसीलिए माउंट आबू पर्वत पर एक यज्ञ का आयोजन किया जाता है। यज्ञ, और यज्ञ में आप जब आयोजन करेंगे यज्ञ का तो होगा अग्निकुंड, होगा बिल्कुल साथियों ना। और इस अग्निकुंड से माना जाता है 4 लोगों का जन्म होता है। इस अग्निकुंड से उपहार स्वरूप मान के चले। कुछ हमारी पौराणिक गाथाएं इसी तरीके से हैं साथियों, इन पर विश्वास करें, अमल करें और ये मान के चलें। देखिए यहाँ आते हैं चाचा, चाचा का मतलब चौहान, चौहान आते हैं, चालुक्य आते हैं, चौहान चालुक्य, और पापा आते हैं, यानी पापा का मतलब प्रतिहार और एक परमार। जी हाँ साथियों, याद करने का ट्रिक हमने बोला है चाचा और पापा। तो चौहान, चालुक्य, प्रतिहार, परमार ये राजपूत हैं। क्या हैं? राजपूत। यानी चंद्रबरदाई की पृथ्वी रासो गवाह है इस बात का कि माउंट आबू पर हुए अग्निकुंड से 4 राजपूतों का उदय हुआ है। 4 राजपूत, और इन राजपूतों के उदय को ही राजपूत वंश कहा जाएगा साथियों। राजपूत वंश, पहली बार इतिहास आप इस तरीके से देख रहे होंगे, राजपूत वंश कहा जाएगा। और इस राजपूत वंश का कार्यकाल हम लोग 700 से 1200 ईस्वी तक ले जाएंगे। मजेदार बात है ना। तो हमने बात की कि अग्निकुंड से ये प्रादुर्भाव माना जाता है, इनका उदय माना जाता है, और ये चारों लोग राजपूत वंश के नाम से भारत की नैया को आगे बढ़ाएंगे। और इस राजपूत वंश का एक वंश हम आपके स्क्रीन पर परिचय के रूप में साझा कर रहे हैं साथियों। फिलहाल आप इतिहास को बेहतर ढंग से समझ पाएं, कोशिश हमारी है इससे पर्दा हटाए। फिलहाल देखिएगा, तो चंद्रबरदाई, पृथ्वीराज रासो, माउंट आबू, अग्निकुंड, ये पूरी कहानी, ये पूरा स्ट्रक्चर मन को दीजिए, अपने दिल को दीजिए। फिलहाल आ गए हैं गुर्जर, आ गए हैं राजपूत, किसी से ना डरने वाले, किसी से ना डरने वाले, खुद को बहुत बड़ा मसीहा भी बताने वाले और साबित करके दिखाने वाले। मिहिर भोज का नाम सुना होगा आपने, हालत खराब कर दिया था लोगों का। तो कहानी बहुत इंटरेस्टेड है, फिलहाल अभी समझिएगा। तो हम यहाँ जो बात करेंगे, गुर्जर आ चुके हैं, गुर्जर आ चुके हैं, वो गुर्जर नहीं मेला मूवी का, नहीं तो फिर मेला मूवी में देखने चले जाओ गुर्जर। देखना, गुर्जर आ चुके हैं और ये अपने वंश को अब आगे किस तरीके से ले जाएंगे। हम इन चारों में से प्रतिहार वंश की बात कर रहे हैं साथियों। हमने आपसे कहा कि हम बैठे हुए कहाँ हैं, कहानी कहाँ की बयां कर रहे हैं, गुजरात की, राजस्थान की, और तत्कालीन उस समय मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आदि जैसे एरिया की, यहाँ इनका विस्तार रहा। इस पूरे क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं जहाँ गुर्जर ने अपना कब्जा जमाया, जहाँ गुर्जर राजशाही शासन व्यवस्था को संचालित करने का काम किए। फिलहाल कहानी है तो ठीक ठाक लगेगी। देखिएगा, हम बात करें यहाँ पर, इन्होंने अपनी राजधानी बना ली किसे? मंडेर को। मंडेर को राजधानी बनाई।
आगे चल करके भीनमाल को राजधानी बनाई, अवंती को राजधानी बनाया है, आगे चल करके यहाँ के महान शासकों ने कन्नौज को भी राजधानी बनाया है। फिलहाल चलो कोई बात नहीं, ये पन्ने हैं, अब खुलेंगे और जब आ ही चुके हैं तो अब इनको पलटना पड़ेगा ही। तो अब तो ये परिचय है, लेकिन आप विश्वास मत करिएगा जब तक हम आपको साक्ष्य नहीं देंगे। आप विश्वास तब तक ना करिए जब तक आपके एग्जामिनर आपसे प्रश्न ना पूछे। कहानी तो कोई भी गढ़ सकता है, लेकिन दमदार कहानी होगी तभी तो हमारी ज़िंदगी को संवारेगी। फिलहाल सबके अपने अपने मत और विचार रहे हैं, जिसे हम मत कह सकते हैं या विचार कह सकते हैं। साथियों, मत विचार दो प्रकार के थे इनके दृष्टिकोण में, कुछ विदेशी थे और कुछ स्वदेशी थे। विदेशी मत और स्वदेशी मत समझना। विदेशी मत का मतलब क्या हुआ, जैसे स्मिथ साहब एक अच्छे खासे इतिहासकार और जैक्सन साहब भी अच्छे खासे दमदार इतिहासकार। इन दोनों इतिहासकारों का मानना है कि जिनकी हम बात किए जा रहे हैं, जिन गुर्जर से आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं, वाकई में ये हमारे अपने नहीं हैं, ये बाहर से आए हुए हैं, यानी विदेश से आए हुए हैं। कौन कह रहा है? स्मिथ और जैक्सन कह रहे हैं। वाकई में ये खुद ही विदेशी हैं, तो भारत की गरिमा को और आगे बढ़ाने के इच्छुक भी नहीं होंगे। इनका मानना है कि हमारे और पहले, यानी इतिहास के, यानी इस कहानी के और पहले, जब हमारे यहाँ हूणों का आक्रमण हुआ करता था, हूण काफ़ी समय तक हमारे यहाँ राजा रहे हैं, हूण काफ़ी समय तक हम पर शासन किए हैं, हूण काफ़ी अराजक राजा रहे हैं, उन्होंने बहुत कुछ बर्बाद किया है हमारे भारत में, बहुत लूटा है हमें। साथियों, हूण जो थे वो अरब आक्रमणकारी थे, या आप कह सकते हैं प्रायद्वीपीय हिस्से से आए हुए थे। वहाँ आप कह सकते हैं अरब प्रायद्वीप से आए हुए लोग थे हूण, जिसे आप मध्य एशिया में कह जाइए, मध्य एशिया, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, इन जगहों से आए हुए थे हूण। और हूण अताताई थे। उनका कहना है कि हूणों के साथ, इसमें जैक्सन कह रहे हैं कि जिनकी आप बात कर रहे हो ना, ये आपके देश के नहीं हैं, ये हूणों के साथ भारत आए थे, हूणों के साथ भारत आए थे, ये इनका मानना है। लेकिन हमारे स्वदेशी विचारक इतिहासकार का नाम लेंगे, जिनका नाम है दशरथ ओझा, जीएन ओझा, जी साथियों, जीएस ओझा, जीएस ओझा और एससी राय चौधरी। ये हमारे प्रमुख इतिहासकार हैं, जो पूरी दमखम से कहते हैं, गलत बात ना बोलिए, ये हमारे अपने हैं, ये हमारे देश के ही निवासी हैं, मूल निवासी हैं। गुर्जर एक प्रांत है हमारा, गुर्जर हमारे गुजरात के आसपास का एरिया है हमारा, इसे हम गुर्जर कह लेंगे और यहीं से हमारे इनका प्रादुर्भाव माना जाएगा। चलो, दम है, विचार है, हम अपनों की बात मानेंगे, दूसरों की बात को बस इतना ले जाएंगे कि हमारे एग्जामिनर हमसे पूछे तो हम बता जाएंगे। साथियों, दूसरे के विचारों को तो हम इतना ही लेंगे ना कि हमारे एग्जामिनर महोदय हमसे पूछें और हम उसका जवाब हूबहू दे पाएं कि हाँ, किसने कहा है इस बावले को, विदेशी किसने कहा है, तो लीजिए स्मिथ ने कहा है, जैक्सन ने कहा है। फिलहाल बात हमारी इन पर है, हम भी स्वदेशी हैं, हम भी अपने भारत की गरिमा को मानेंगे, इनकी तरह इन्हीं की बातों को हम विश्वास के साथ आगे बढ़ाएंगे। चलिए ठीक है, यहाँ तक का मामला आपको समझ में आ गया है। हम एक परिचय मोटा मोटा बना रहे हैं गुर्जर प्रतिहार वंश की, कहानी तो आगे देखेंगे, राजाओं की बात तो आगे समझेंगे। फिलहाल अभी हमारा जो पूरा दायित्व है, पूरा जो दृष्टिकोण हम निर्वहन कर रहे हैं साथियों, केवल फोकस हमारा कहाँ है? केवल हमारा फोकस है कि हम इस वंश के उदय को, इस वंश के परिचय को, इस वंश के स्रोत की बात आज हम करेंगे, जिससे हम जान ये पाएँ कि अच्छा, हमें किस वंश के बारे में जानना है और वो वंश वाकई में कितना इंटरेस्टेड होने वाला है। देखिएगा साथियों, यहाँ तक की बात होने के बाद अगर हम बात करें इनके स्रोतों की, स्रोत मज़ेदार होते हैं। स्रोत ये हमारे साक्ष्य हैं, ये हमारे प्रमाण हैं साथियों, यही साक्ष्य, इसी प्रमाण की हम बात कर रहे थे। तो मत विचार अपने हैं, ये राजधानी वगैरह का मामला अपना चला है। कहाँ राजधानी, हमने यहीं कहीं लिखा हुआ है। देखिए, ये राजधानी की बात हमने पहले भी कर दी, ये एरिया रहा है, ये मत और विचार रहे हैं। अब हम बात करेंगे स्रोत और साक्ष्य की। अगर स्रोत और साक्ष्य की बात करें तो अभिलेख बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी अभिलेखों की बात, जैसे मेरे कहने का तात्पर्य है, अभी आप अपने गांव, शहर, मोहल्ले, कस्बे, जहां कहीं के निवासी हैं, अगर आपका आवागमन किसी अच्छे से सड़क वगैरह से होता है तो कहीं कहीं आप देख पाते होंगे लिखा होता है प्रधानमंत्री सड़क योजना। किसी बड़े से पुल के पास जाओगे, वहाँ लिखा होगा, एक शिलापट लगी होगी, उस पर लिखा होगा माननीय फला फला के द्वारा इसका उद्घाटन फला वर्ष में किया गया है। इसका मतलब क्या? ये हमारे अभिलेख हैं, ये हमारे अभिलेख हैं।
जो पत्थरों पे लिखाए गए हैं, आगे चल करके अगर हम संस्कृति बन गए, हम सभ्यता बन गए और हमारे बाद आने वाले जीवन निर्वहन करने वाले लोग इसी से पहचान पाएंगे कि हमारा जीवन कैसे था, हमारे पास पक्की सड़कें थीं, हमारे पास ऊंचे मकान थे। इन तमाम बातों की जानकारी हमारे ये शिलालेख और ये साक्ष्य हमें दे जाएंगे। फिलहाल देखिएगा तो अभिलेखों की बात हम किए जा रहे हैं और इस अभिलेखों में सबसे पहले मैं मिहिर भोज की ही मिहिर भोज का नाम लूँगा। मिहिर भोज, जिनके बारे में जिनकी कहानी हम देखेंगे आगे चल करके, यहीं इसी वंश के प्रतापी राजा हैं, बहुत ही शक्तिशाली हैं। मुस्लिम आक्रमणकारी यानी उन अराजक आक्रमणकारियों को जो हमारे भारत से लगाव नहीं था, हमारे भारत से प्रेम नहीं था उन्हें, वो उनको एक सीमित दायरे में कहते हैं कि कुछ गुफा में कैद करने के लिए जाना जाता है। मिहिर भोज काफ़ी शक्तिशाली पावरफुल था, तो देश प्रेमी रहा होगा। मिहिर भोज की कहानी देखेंगे। मिहिर भोज का ग्वालियर अभिलेख साथियों, ग्वालियर अभिलेख ये किसका है? मिहिर भोज का। ये काफ़ी कुछ बयां करने के लिए काफ़ी है। गुर्जर प्रतिहार वंश के राजवंशों की वंशावली के बारे में ये सब कुछ बयां करता है और आप यहाँ से बहुत कुछ चीज़ें जान सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर सन का अंकन नहीं है, याद रखिएगा साथियों। मिहिर भोज के ग्वालियर अभिलेख में वंशावली तो गुर्जर प्रतिहार वंशों की मिलती है साथियों, पर यहाँ किसी भी सन का जिक्र नहीं है, यानी टाइम पीरियड नहीं दिया गया है। याद रखेंगे, आगे समझेंगे। हम बात करें यहोल अभिलेख, इसके बारे में तो आप बहुत कुछ जानते हैं, कई बार इसका जिक्र हम कर भी चुके हैं, हमारे कई एपिसोड के माध्यम से आप इसकी जानकारी ले चुके हैं। यहोल अभिलेख भी इस चीज़ की गवाही देगा। तो हम दो महत्वपूर्ण अभिलेखों पर चर्चा कर चुके हैं। साहित्य यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों। साहित्य की अगर हम बात करें तो साहित्य के लिए थोड़ा सा हमें स्पेस बनाने की आवश्यकता पड़ रही है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये मान चलें कि साथियों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। फिलहाल जिस कहानी को बयां कर रहे हैं हम, जिस कहानी की स्क्रिप्ट हम तैयार कर रहे हैं, आपको बताना चाहते हैं, उस कहानी के स्रोत के बारे में हमारी बात आपसे हो रही है साथियों। साहित्य यानी कुछ साहित्यों की बात करेंगे, अभिलेखों की बात हम किए आपके सामने। अभी हमने आपके सामने आपके स्क्रीन पर हमने साझा किया कि गुर्जर वंश का जो स्रोत है, जो इसका साक्ष्य यानी जो हमारे पास साक्ष्य के रूप में, जो प्रमाण के रूप में हमें मिले हुए हैं, इस कहानी को हम वाकई में समझ सके हैं। अर्थात कहने का मतलब एक ऐसा वंश ही है जिसके बारे में हमें बहुत कुछ जानने की आवश्यकता है। फिलहाल इस वंश का एक मोटा मोटा परिचय हम लोग प्राप्त कर रहे हैं कि कहाँ से आए और किस तरीके से इनका प्रादुर्भाव रहा है और इनके स्रोत और साक्ष्य और प्रमाण हमारे पास क्या रहे हैं। ठीक इसी में हमने आपको देखा कि अभिलेखों के मामले में अगर हम बात करें अभिलेख में, तो वहाँ हम देख पाए हैं यहोल अभिलेख की बात हमने किया। यहोल काफ़ी पुराना है, यहोल अभिलेख की बात किया और खुद इस वंश के राजा रहे हैं प्रतापी राजा मिहिर भोज। इनका ग्वालियर अभिलेख है, इस पर हमने चर्चा किया। ग्वालियर अभिलेख, तो ये इसके प्रमाण रहे हैं साथियों, इस पर हमारा दृष्टिकोण बना। अब हम यहाँ के साहित्य की बात करेंगे। साहित्य की अगर हम बात करें साथियों, साहित्य की, तो साहित्य में पहली बात तो कई प्रमाण हैं, कई साक्ष्य हैं, जिनमें हम कुछ महत्वपूर्ण साक्ष्यों की बात करेंगे और उसको याद करने का भी काम करेंगे, क्योंकि वहाँ से प्रश्न बनते हैं। देखिएगा, साहित्य में अगर हम देखें तो बाण भट्ट का नाम आपने सुना। बाण भट्ट ने क्या लिखा? हर्षचरित। पहले ही हम इनके बारे में आपको बहुत कुछ बता चुके हैं। केवल हर्षचरित नहीं, इनकी अन्य रचनाओं को भी हम हर्षवर्धन की कहानी के साथ बयां कर चुके हैं। तो याद रखिए साथियों, हम जब भी किसी भी स्क्रिप्ट को पूरा देख रहे होते हैं, क्रम से देख रहे होते हैं, तब हमारी जानकारी और बेहतर होती है। अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं और क्रम व्यवस्था को पकड़े हुए हैं तो पक्की बात है, इनसे आप वंचित नहीं हैं। इनकी अन्य रचनाओं से भी हम आपको रूबरू करा चुके हैं। तो बाण भट्ट हर्षचरित किसके दरबार में रहे, सारी बातों को हम बयां किए हैं साथियों। एपिसोड क्रम से देख कर आइए, हर्षवर्धन की कहानी भी आपको मिल जाएगी। फिलहाल बाण भट्ट का जो हर्षचरित है, ये काफ़ी कुछ बयां करता है इनके बारे में। किसके बारे में? गुर्जरों के बारे में। हर्षचरित देखिएगा, कल्हड़ का नाम सुना होगा आपने, इनके भी बारे में हमने चर्चा कर ली है। राजतरंगिणी कल्हड़ की, राजतरंगिणी कल्हड़ की रचना है जो कश्मीर के इतिहास पर पूरा फोकस करती है। इसने भी इस समय के गुर्जर यानी प्रतिहार की बात की है, इसने भी गुर्जरों का उल्लेख किया है, प्रतिहारों की बात कही है। तो ये साक्ष्य हैं, ये प्रमाण हैं। आगे देखिएगा तो दो चीज़ें हमने आपके सामने रखने का प्रयास किया है। जयानक का नाम सुना होगा आपने। जयानक ने एक रचना लिखी है पृथ्वीराज विजय। और पृथ्वीराज विजय में जयानक महोदय ने इस महत्वपूर्ण वंश के बारे में बहुत कुछ बताने का प्रयास किया और बताया है। तो ये जो साक्ष्य हैं, इन्हीं साक्ष्यों के माध्यम से हम इतिहास को महसूस करते हैं।
और उस पर विश्वास करते हैं कि कोई कहानी ऐसी रही होगी। फिलहाल देखते रहिएगा साथियों। तो ये हमारे साथ से चल रहे हैं। देखिएगा, एक आएंगे राजशेखर महोदय। राजशेखर साथियों, राजशेखर, ये लिखेंगे काव्य मीमांसा। काव्य मीमांसा, ये सारी रचनाएं पूछी जा सकती हैं और पूछी जाती रही हैं। कर्पूर मंजरी, कर्पूर मंजरी रचना लिख रहे हैं इनके हम। विदेश, देखिएगा, विदेशाल भंजिका, विदेशाल भंजिका। विदेशाल भंजिका का मतलब ये हुआ कि इनका मानना था कि यहाँ के राजा जो हैं गुर्जर प्रतिहार वंश के प्रतापी राजा महेंद्रपाल, महिपाल, इनका जिक्र करता है ये विदेश भाल भंजिका। ये कहता है कि विदेश से आने वाले लोगों को, जो बाहर आक्रमणकारी थे, उनको भंज करने का मतलब मारने का काम करते हैं। इसलिए देखिए रचना काफ़ी कुछ कारगर, बहुत कुछ बयां करती है। आगे देखिएगा, एक है बाल रामायण। बाल रामायण भी इन्हीं की रचना है साथियों। इन तमाम रचनाओं से यहाँ के उस समय के तत्कालीन समाज और संस्कृति, समाज संस्कृति तथा विजय अभियानों की बातें की गई हैं, तथा विजय अभियान का पता चलता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रचनाएं हैं ये अपने आप में दमखम रखती हैं। बहुत कुछ बताने के लिए इन रचनाओं ने इस वंश के बारे में ये सारी बातें बताई हैं कि इस समय का समाज कैसा था, संस्कृति कैसी थी, कौन कौन से राजवंश ने किस प्रकार शासन किया है और किनमें संघर्ष चल रहा था, कौन है त्रिध्रुवीय संघर्ष, उन तमाम बातों पर चर्चा होगी। फिलहाल आगे देखिएगा। तो हमारी बातें रही अभी ये साहित्य के बारे में। ये प्रमाण है हमारे गुर्जर प्रतिहार वंश के, तमाम प्रमाण आपके सामने रख रहा हूँ। इसी राजशेखर की अगर मैं बात करूँ तो पूछा जा सकता है किसके दरबार में रहते थे। तो ध्यान देना, गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा महेंद्रपाल फर्स्ट के दरबार में राजशेखर रहते थे। गुर्जर प्रतिहार वंश के प्रतापी राजा महेंद्रपाल फर्स्ट के दरबार में कौन रहा करते थे? राजशेखर, जो कि संस्कृत के विद्वान थे, संस्कृत के विद्वान थे। और एक बात ध्यान देना, ये केवल इन्हीं के दरबार में नहीं रहे हैं, इनके पुत्र महिपाल फर्स्ट के दरबार में भी रहे हैं। महिपाल फर्स्ट। तो वैकल्पिक व्यवस्था का बेहतर चुनाव करने वाले हमारे स्टूडेंट साथियों, इस पर बहुत ही ध्यान बनाइएगा। तो हम साहित्य की बात किए, हम इनके साक्ष्यों की बात कर रहे हैं। अब देखना, कुछ विदेशी लोग भी हैं, कुछ विदेशी यात्री कह सकते हैं, जो हमारे भारत आए हुए हैं, और उन विदेशी यात्रियों ने कुछ अलग अलग कहानियाँ बताई है, और उनके भी माध्यम से हम कुछ साक्ष्य यानी कुछ बातों को समझ पाते हैं। जैसे देखिएगा, ह्वेनसांग को आपको पता है हर्षवर्धन के समय में आया। ह्वेनसांग आता है और आपको पता है इसकी भी रचनाएं हैं। ह्वेनसांग ने हर्षवर्धन के बारे में बात की, तत्कालीन भारतीय समाज को बहुत ऊंचा बताया कि कोई चोर नहीं था, किसी के घर में कोई ताले नहीं थे, सब कुछ बयां करके गया। इसका मतलब हुआ कि हम अपने भारत को जान सकते हैं कि एक विदेशी आकर के हमारे भारत की किस तरीके से प्रशंसा कर रहा है। ह्वेनसांग ने इस वंश के लोगों को या इस वंश को कुचेलो कहा है, कुचेलो कहा है। ह्वेनसांग ने गुर्जरों को यानी गुर्जर प्रतिहार को क्या कहा है? गुर्जरों को कुचेलो कहा है। ये चीज ह्वेनसांग ने इनको कुचेलो कहा। और इनकी जो राजधानी थी साथियों, भीनमाल, राजधानी भीनमाल को एक अलग नाम देता है ये ह्वेनसांग। ह्वेनसांग कहता है पीलोमोली। ये नाम किसको दिया है? इस राजधानी को। यानी ह्वेनसांग ने अपने ग्रंथ में, ह्वेनसांग ने अपने विवरण में, अपने प्रस्तुतिकरण में ह्वेनसांग ने ये कहा कि गुर्जर क्या थे? कुचेलो थे। अर्थात कहने का तात्पर्य हुआ कि ह्वेनसांग इनके बारे में जानता था। जब ह्वेनसांग जानता है, ह्वेनसांग रचना कर रहा है, तो उसके माध्यम से हम भी जान रहे हैं, उसके माध्यम से हमें भी बहुत कुछ जानने को मिल रहा है। क्लियर है ना साथियों? तो ह्वेनसांग की रचना ह्वेनसांग ने कहा, गुर्जरों को क्या कहा? कुचेलो कहा। और भीनमाल जो यहाँ की राजधानी थी उसे पीलोमोली कहा है। ह्वेनसांग ने ये नाम दिया है। आगे देखिएगा, ह्वेनसांग के बाद अगर हम बात करें, ह्वेनसांग के बाद एक थे सुलेमान साथी। सुलेमान ये अरब से आए हुए थे। और एक थे आपके अल मसूदी। सुलेमान और अल मसूदी ही बाद में है, ध्यान देना का क्रम भी पूछा जाए तो। सुलेमान भी अरब का है और अल मसूदी कहाँ का है? अरब का है। और ये लोग भी गुर्जर प्रतिहारों को अलग अलग नाम से जानते हैं। देखना, ये लोग क्या कहते हैं? गुर्जरों को जुर्ज कहते हैं। जुर्ज किसको कह रहे हैं? गुर्जर प्रतिहार को ये लोग जुर्ज कह रहे हैं।
जुर्ज कह रहे हैं, ये अपनी भाषा उनकी है, वो अपनी भाषा में कह रहे हैं। हमारे लिए बस इतना काफ़ी है कि ये लोग जानते हैं, ये लोग जानते हैं, अतः हम ये बात मानते हैं कि वाकई में ये वंश था। हम इस प्रमाण को आपके सामने रख रहे हैं, बस इतनी सी बात है। तो देखिएगा, तो अल मसूदी और सुलेमान यानी जो कि अरब वाले थे, ये क्या कह रहे हैं, इन्हें गुर्जर प्रतिहारों को जुर्ज कह रहे हैं। तथा यहाँ उस समय जो राजा वगैरह हुआ करते थे, उन्हें ये लोग क्या कहते थे, बरुआ। राजाओं को ये लोग बरुआ कहा करते थे साथियों। तो ये रहे साक्ष्य, ये रहे इनके प्रमाण। अब हम बात करेंगे आगे की बात ये होगी कि अब हरिश्चंद्र नाम का एक व्यक्तित्व या एक राजा काम क्या करेगा, इस वंश की स्थापना करेगा वाकई में, लेकिन वो संस्थापक नहीं माना जाएगा। स्थापना अलग बात है, संस्थापक अलग बात है, ध्यान रखिएगा। स्थापना करेगा इसका हरिश्चंद्र नाम का एक राजा, जिसको ये माना जाता है कि हमारे गुर्जर प्रतिहार वंश के 26 शाखाएं थी, उसी में एक शाखा थी मुंडेरा यानी मंडेर की, और उस शाखा के प्रतापी राजा हरिश्चंद्र इस वंश की स्थापना करेंगे। फिलहाल वो संस्थापक नहीं माने जाएंगे, आगे चल करके संस्थापक नागभट्ट प्रथम को माना जाएगा, वास्तविक संस्थापक किसी और को यानी वत्सराज को माना जाएगा। तो इन तमाम कहानी को बेहतर ढंग से समझने के लिए, देखने के लिए, जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा साथियों। फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। तो जहां हम गुर्जर प्रतिहार वंश की एक रूपरेखा बना चुके हैं, उसके साथ उसके प्रमाण को जान चुके हैं, आगे वाली कहानी से हम आपको रूबरू करा के जा रहे हैं साथियों। मिलेंगे आपसे नए एपिसोड में, देखना मत भूलिएगा, पढ़ना मत भूलिएगा। मिलते हैं हम आपसे नए एपिसोड में। आपका दिन शुभ हो, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।